हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। इसके पहले और सभी ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप के अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्थिति एवं इसके विस्तार के बारे में, कहाँ ये तक फैला हुआ है, इसका आकार पढ़ेंगे और इसका क्षेत्रफल कितना है और यहाँ पे जनसंख्या कितना है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और प्रमुख पर्वतें कौन कौन इसके पर्वत हैं, प्रमुख नदियाँ पढ़ेंगे और प्रमुख झीलें पढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यूरोप एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रायद्वीप पाए जाते हैं। जैसे में इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, आयरलैंड हो गया, इटली हो गया। ये सभी देश ऐसे हैं जो प्रायद्वीप है, चारों ओर से जल से घिरे हुए हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसका स्थिति एवं विस्तार। यूरोप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध है। तो इस गोलार्ध में ये उत्तरी गोलार्ध के और पूर्वी गोलार्ध के बीच में यहाँ पर ये यूरोप है। यही कह रहा है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह एशिया से उरल पर्वत और कैस्पियन सागर और काला सागर द्वारा अलग होता है। ये है यूरोप और ये है एशिया। तो यहाँ पे जो अलग होता है वो होता है कैस्पियन सागर, काला सागर और उरल पर्वत श्रृंखला के द्वारा अलग होता है। उत्तरी दिशा में आर्कटिक महासागर है, ये उत्तर में आर्कटिक महासागर है, और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, ये वाला अटलांटिक महासागर। दक्षिण में भूमध्य सागर है, ये वाला जो है ये भूमध्य सागर है, और पूरब में एशिया है। ये वाला जो कॉन्टिनेंट दिख रहा है ये एशिया कॉन्टिनेंट है। तो ये हो गया स्थिति और इसका विस्तार। अब बात करेंगे आकार और क्षेत्रफल के बारे में। यूरोप का क्षेत्रफल लगभग 1.05 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह विश्व का छठा सबसे छोटा महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में सबसे छठा नंबर पर जो महाद्वीप आता है वो यूरोप आता है। सबसे बड़ा कौन है तो एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 74 करोड़ है 2023 के अनुसार। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एशिया, ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है ये है एशिया, ये वाला है यूरोप, और ये है कैस्पियन सागर जिससे एशिया से अलग होता है। ये है पर्वत श्रृंखला, उरल पर्वत श्रृंखला, और यहाँ पे है काला सागर। तो इस सभी के द्वारा यूरोप अलग होता है एशिया से। अब हम बात करेंगे यूरोप के प्रमुख पर्वतों के बारे में। पहला नंबर पे आता है सबसे महत्वपूर्ण एटलस पर्वत। स्थान फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, जर्मनी है और ऑस्ट्रिया है। ये सभी क्षेत्र में एटलस जो है फैला हुआ है। आपको इसमें देख सकते हैं एल्प्स, ये वाला पर्वत श्रृंखला एल्प्स है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एल्प्स। कहाँ कहाँ है? फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में है, इटली में है और जर्मनी में है और ऑस्ट्रिया में है। प्रमुख शिखर माउंट ब्लांक है जो 4880 मीटर ऊंचा है। यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर यही माउंट ब्लांक है जो एल्प्स पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। दूसरा नंबर पर है पेरिनीज पर्वत। स्थान है स्पेन और फ्रांस की सीमा पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेन और फ्रांस की सीमा पर कौन है तो ये पेरिनीज पर्वत है। तीसरा नंबर पर है कॉर्फेथियन पर्वत जिसका स्थान है रोमानिया में, स्लोवानिया में और यूक्रेन में। यहाँ पे ये वाला क्षेत्र में पाया जाता है। चौथा नंबर पर है एपेनाइलिन पर्वत। एपेनाइलिन पर्वत जो ये वाला पर्वत श्रृंखला है ये इटली में ज़्यादातर पाया जाता है। इटली के भीतर उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। यह है इटली देश। तो इस इटली देश में पूरा का पूरा एपेनाइलिन पर्वत फैला हुआ है। पांचवा नंबर पर है स्कैंडिनेवियन पर्वत। इसका नॉर्वे और स्वीडन में है। यहाँ पे है ये स्कैंडिनेवियन पर्वत जो नॉर्वे और स्वीडन में पाया जाता है। छठा नंबर पर है बाल्कन पर्वत। बुल्गारिया और बाल्कन क्षेत्र में पाया जाता है। और सातवां नंबर पर है यूराल पर्वत जो रूस, यूरोप और एशिया को सीमा पर माने जाते हैं। ये है यूराल पर्वत जो रूस में है और यूरोप, इधर यूरोप है और इधर है एशिया। तो ये दोनों के बीच में जो श्रृंखला का काम करता है अलग करने का वो कौन है? यूराल पर्वत श्रृंखला है। इसको ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। ये है एल्प्स जो बहुत सारे देशों से होकर के गुजरा है। यहाँ पे है एपिथेनियन जो यहाँ पे इटली में सिर्फ फैला हुआ है। ये है यूराल जो एशिया और यूरोप से पर्वत श्रृंखला के द्वारा अलग हो रहा है। इधर है यूरोप जो रूस है और इधर एशिया है। और सभी जो भी हम लोग पढ़े सब यहीं पे माउंटेन रेंज दिखाया गया है। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख नदियां के बारे में।
यूरोप के प्रमुख नदियाँ। एक नंबर पर है वोल्गा नदी, जो यूरोप के सबसे प्रमुख नदी में से एक है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 3531 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उद्गम स्थल बालदाई पहाड़ियाँ से है रूस में, और ये अंत कहाँ होता है? कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है। महत्वपूर्ण रूस की राष्ट्रीय नदी है। वोल्गा नदी को रूस की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। नौ परिवहन और जल विद्युत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाला जो है, ये वाला रूस का राष्ट्रीय नदी है, और नौ परिवहन मतलब इसके अंदर नौ बहुत ज़्यादा चलते हैं और विद्युत उत्पादन इसके द्वारा भी बहुत ज़्यादा होता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये वोल्गा नदी है। अब है दूसरा नंबर पर डेन्यूब नदी, जिसका लंबाई 2850 किलोमीटर है और उद्गम कहाँ से होता है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से। अंत कहाँ होता है? काला सागर में। ये काला सागर, तो यहाँ जर्मनी से ये उद्गम होता है और धीरे धीरे काला सागर में जाकर के गिर जाता है। 10 देशों से होकर गुजरती है। जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया। ये सभी क्षेत्र में जो भी देश आते हैं सभी के बीच में ये गिरते रहते हैं। यूरोप का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है ये, क्योंकि 10 देशों से होकर के गुजरेगा तो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग तो बनेगा ही। तीसरा नंबर पर है राइन नदी। ये लगभग 1230 किलोमीटर लंबाई है। इसका उद्गम स्थल स्विट्जरलैंड है, आल्प्स पर्वत से। आल्प्स पर्वत के बारे में अभी पढ़े हम लोग, वहीं से ये उद्गम स्थल रहता है राइन नदी का। यह जर्मनी और नीदरलैंड से होकर बहती है, उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाती है। यूरोप के व्यावसायिक रूप में सबसे महत्वपूर्ण नदी यही है। सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, और जो यूरोप का सबसे व्यावसायिक रूप से सब नदी जो है वो कौन है? राइन नदी है। और अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन के लिए कौन ज़्यादा फेमस है? तो वो है डेन्यूब नदी। अब हम बात करेंगे चौथा नंबर पे लोयर नदी। ये लगभग 1012 किलोमीटर लंबा है। उद्गम स्थल सेंट्रल हाईलैंड और फ्रांस से होकर के निकलता है। यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रांस की सबसे लंबी नदी लोयर नदी है, इसीलिए यहाँ पे पेरिस जो शहर है वो लोयर नदी के किनारे ही बसा हुआ होगा। अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। पांचवा नंबर पर है एल्बे नदी। इसका लंबाई 1094 किलोमीटर है। उद्गम स्थल चेक गणराज्य से है और जर्मनी से होकर उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाती है। पो नदी छठा नंबर पर है। इसकी लंबाई मात्र 652 किलोमीटर है और ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला इटली से होकर निकलती है। और इटली की सबसे लंबी नदी कोई है तो ये पो नदी ही है। आगे हम मैप में दिखाएंगे कि पो नदी कैसे सबसे लंबी नदी है, क्योंकि पूरा इटली से ही बह करके ये जाती है। एड्रियाटिक सागर में जाकर के लास्ट में गिर जाती है, इटली के नीचे वाले सागर में। सीन नदी क्या है? लंबाई लगभग 777 किलोमीटर है। उद्गम स्थल फ्रांस से है और पेरिस इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। सीन नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? पेरिस। अटलांटिक महासागर में जाकर के ये लास्ट में गिर जाती है। अब आठवां नंबर पर है थेम्स नदी, जो इंग्लैंड में है। इसी थेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। लंबाई इसका 346 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इंग्लैंड में है और लंदन इसी नदी के किनारे में बसा हुआ है, यह भी बताएं, और जाकर के उत्तरी सागर में गिर जाती है। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रमुख झीलों के बारे में। यूरोप में कौन कौन से प्रमुख झीलें हैं? पहले नंबर पर आता है लाडोगा झील, जिसका स्थान रूस में है, सेंट पीटर्सबर्ग के पास। और यूरोप की सबसे बड़ी झील है तो वो लाडोगा झील है। क्षेत्रफल लगभग 17,700 वर्ग किलोमीटर है। यह नेवा नदी से बाल्टिक सागर में जल प्रवाहित करती है। दूसरा नंबर पर है ओनेगा झील, जिसका उद्गम स्थल उत्तर पश्चिमी रूस में है और क्षेत्रफल लगभग 9,700 वर्ग किलोमीटर है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील ओनेगा झील है। इसमें सैकड़ों छोटे द्वीप भी स्थित हैं। यह रूस में पाया जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जैव विविधता भी पाया जाता है। तीसरा नंबर पर है वार्नर झील, जिसका स्थान स्वीडन में है। लगभग 5,655 वर्ग किलोमीटर की इसका क्षेत्रफल है और स्कैंडिनेविया से सबसे बड़ी झील कहलाता है। ये स्कैंडिनेविया का सबसे बड़ा झील वार्नर झील कहलाता है। साइमा झील फिनलैंड में पाया जाता है। क्षेत्रफल 4,400 वर्ग किलोमीटर। इसे हजारों झीलों का भूमि भी बोला जाता है, क्योंकि फिनलैंड में लगभग 1,80,000 झीलें पाई जाती है, जिसमें साइमा झील के अंदर में पाया जाता है। इसलिए झीलों का शहर भी किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है।
पांचवा नंबर पर आता है जिनेवा झील। यह स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर स्थित है और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो जिनेवा है। तो जिनेवा में जो झील स्थित है जिनेवा झील कहलाता है। लगभग 582 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है, क्षेत्रफल है और यूरोप की सबसे सुंदर झीलों में गिनी जाती है। जिनेवा शहर इसके किनारे स्थित है, इसलिए यह पर्यटक में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अगले वाले वीडियो में 6ठा नंबर पर अब हम पढ़ेंगे बलाटन झील, जिसका स्थान है हंगरी। क्षेत्रफल लगभग 592 वर्ग किलोमीटर है। मध्य यूरोप की सबसे बड़ी झील है और इसके सबसे ज़्यादा हंगरी में सबसे ज़्यादा ये पर्यटन के रूप में काम में आता है। 7वां नंबर पर है कोमो झील, स्थान है इटली आल्प्स पर्वत की घाटी में। लगभग 146 वर्ग किलोमीटर है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। जब भी कोई इटली में जाता है तो कोमो झील के पास घूमने जरूर जाता है। बोडेन झील या कॉन्स्टाइन्स झील जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। क्षेत्रफल लगभग 536 वर्ग किलोमीटर है। यह झील जर्मनी की प्रमुख मीठे पानी का झील कहलाता है। बोडेन झील को जर्मनी की प्रमुख मीठे पानी का झील भी कहा जाता है, ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से रहता है। ये सभी लेक कहाँ कहाँ स्थित है, इस मैप में आप देख सकते हैं।